So next example, let y is equal to n square such that n belongs to capital N. अब यहाँ पर कैपिटल N का क्या मतलब है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये किसका निशान है? सबसेट का. ठीक है. अब बेसिकली यहाँ पर एक सेट दिया गया है हमें y. अब y में एलिमेंट्स कैसे हैं? n स्क्वायर. ठीक है. अब वो n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से. कंसिडर अ फंक्शन n टू y. यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है जिसकी डोमेन कितनी है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसकी को डोमेन कितनी है? y, जिसके बारे में यहाँ पर वो बात कर रहे हैं. एज अब फंक्शन डिफाइन कैसे है? fn इज इक्वल टू n स्क्वायर, देन शो दैट f इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f. अब देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है n टू y. फंक्शन डिफाइन कैसे है? fn इज इक्वल टू n स्क्वायर. अब वो बोल रहे हैं कि इस फंक्शन को प्रूव करो कि ये इन्वर्टेबल है, एंड अगर ये इन्वर्टेबल है देन फाइंड द इनवर्स ऑफ f. और अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको याद होगा इससे जो लास्ट एग्जांपल है 23rd, वो सेम यही एग्जांपल थी. उसमें भी हमें एक फंक्शन गिवन था और उसमें हमें उस फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करवाना था कि वो इन्वर्टेबल है और उसका इन्वर्स ढूंढना था. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी क्या है? हमें एक फंक्शन गिवन है और उसको हमें इन्वर्टेबल प्रूव करवाना है. मतलब आपको सीधी तरह से एक फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए जो हमने पहले ही बहुत अच्छे से डिटेल में समझी हुई है. अब आपको पता है इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन x टू y है तो हम एक उल्टी मैपिंग लिखेंगे y टू x. जस्ट हमने उल्टी मैपिंग लिखनी है और फिर हम उसकी कंपोजिशन मतलब g ऑफ f और f ऑफ g चेक करेंगे. अगर दोनों का आंसर इस तरह से आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन x, आइडेंटिटी फंक्शन इन y, तो हम g को बोल सकते हैं कि वो क्या है? f इनवर्स. तो बेसिकली इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और लास्ट एग्जांपल जो हमने 23rd की थी लास्ट वीडियो में, वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए. अगर वो आपने अच्छे से समझी है तो ये एग्जांपल भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब देखो, सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे जो हमें डिफाइन है. अब हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू y. ठीक है. अब ये डिफाइन कैसे है? fn इज इक्वल टू n स्क्वायर. हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था, तो जैसे भी फंक्शन हमारा डिफाइन है उसको हमने वैसे ही लिख लिया. ठीक है. और अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझा था तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू भी लिखा था. अब आपको पता है, ये देखो n, देखो यहाँ पर आप लिख लो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारी इनपुट कहाँ से आ रही है? नेचुरल नंबर में से. ठीक है. अब हमारी रेंज या हमारी कोड डोमेन कितनी है? देखो वो कितनी है? y. तो हमारा जो आंसर है वो y में ही होना चाहिए. आप चेक भी कर सकते हो कि y में एलिमेंट्स कैसे हैं? n स्क्वायर. तो मैंने जस्ट उसको y से डिनोट कर दिया. ठीक है. तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा किया था. आप ये भी लिख लो कि वेयर y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, क्योंकि ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है. अब ये लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा कि अब हम इससे उल्टी मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे. देखो, ये f फ्रॉम n टू y है. ये डिफाइन कैसे है? fn इज इक्वल टू n स्क्वायर इज इक्वल टू y. अब हम एक मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे जो y टू n होगी. हमें एक उल्टी मैपिंग लिखनी है. अब इसको हमें डिफाइन भी तो करना पड़ेगा. तो डिफाइन हम कैसे करेंगे? अब देखो, आपको पता है कि g की इनपुट कितनी है? स्मॉल y, जो हमने सपोज की कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y. ठीक है. अब यहाँ पर आपको क्या याद होगा? यहाँ पर मतलब y में ही कोई रिलेशन आएगा और अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा? n. तो हम ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझाया था कि जब भी इन्वर्टेबल वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने फंक्शन लिखना है, वो डिफाइन कैसे है उसको लिखना है, और उसके बाद हम रिलेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे. अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू n स्क्वायर. ठीक है. तो आप ऐसा करो, n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करो. तो इस बार इसको उल्टा लिख लो, n स्क्वायर इज इक्वल टू y, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू रूट y. तो ये हमने रिलेशन बेसिकली ढूंढ लिया n और y में. अब कुछ बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. ठीक है. क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं रूट 4 और इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस 2, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर सेटिस्फाई करती हैं. प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4. बट यहाँ पर मैंने n स्क्वायर इज इक्वल टू y लिखा और n को लिखा रूट y. यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा, मैंने ऐसे नहीं लिखा प्लस माइनस रूट y. अब उसका एक रीज़न है. देखो, यहाँ पर यहाँ पर जो x है वो कहीं से भी आ सकता है रियल नंबर में से, बट यहाँ पर जो हमारा n है वो कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से. और नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो इसलिए मैंने n की वैल्यू सिर्फ
प्लस रूट वाई ही लिखी है, यहाँ पर माइनस रूट वाई नहीं लिखा। ठीक है जी। अब देखो मैंने n और y में रिलेशन निकाल लिया। अब जस्ट हमें एक मैपिंग लिखनी है, लेट g फ्रॉम y टू n। तो मैंने मैपिंग लिख ली। अब ये डिफाइन कैसे है, तो जी वाई। अब आपको पता है, देखो यहाँ पर ये n हमारी इनपुट थी, तो n में ही n स्क्वायर में हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और अल्टीमेटली वो किसके इक्वल था, y के, क्योंकि हमारी आउटपुट y में से आ रही है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रूट y में रिलेशन लिखेंगे, और अल्टीमेटली हमारा आंसर किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर में, मतलब n में, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसका आंसर अल्टीमेटली n में ही आएगा, और n की वैल्यू कितनी है, रूट y। तो मैंने वही रिलेशन लिखने की कोशिश की है। ठीक है, अब fn की वैल्यू कितनी है, n स्क्वायर, और gy जो हमने खुद मैपिंग बनाई है उसका आंसर कितना है, रूट y। अब जस्ट हमें अपनी इन्वर्टेबल फंक्शन की कंडीशंस को चेक करना है, और आपको पता है कि आपके इन्वर्टेबल फंक्शन की कंडीशन क्या है, g ऑफ f और f ऑफ g। ठीक है, अब g ऑफ f कैसे निकालेंगे, f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c। तो वही लिखने की कोशिश करेंगे, f फ्रॉम, ये क्या है, n टू y एंड g फ्रॉम y टू n। अब आपको पता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, बी बी कॉमन, मतलब यहाँ पर ये वाई वाई कॉमन है, तो हमारी मैपिंग कैसे डिफाइन होगी, एफ जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी, मतलब एन टू एन। ठीक है जी। अब देखो तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ। अब यहाँ पर हमारी इनपुट कौन सी होनी चाहिए, अब देखो जी ऑफ एफ की इनपुट कौन सी है, n। अब n मतलब स्मॉल n, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n। ठीक है, अब g के अंदर एफ n। ठीक, अब देखो आपको पता है कि कंपोजिशन हमेशा ऐसे ही सॉल्व होती है, g के अंदर एफ n। तो हम पहले g को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो जी वाई का आंसर कितना है, रूट वाई। अगर मैं यहाँ पर जी के अंदर 1 फिल करूँ तो रूट 1, 2 फिल करूँ तो रूट 2। सिमिलरली अगर मैं जी के अंदर एफ एन फिल करूँ तो एफ एन का रूट। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने जो भी y को रिप्लेस कर रहा हूँ 1 से, तो 1 से रिप्लेस कर दिया, 2 से, एफ एन तो एफ एन से। तो इसका आंसर कितना आएगा, एफ एन का अंडर रूट। ठीक है जी। अब देखो एफ एन की अपनी वैल्यू कितनी है, एफ एन की अपनी वैल्यू है n स्क्वेयर। तो g ऑफ, यहाँ पर अंडर रूट भी डाल लो, सॉरी। तो g ऑफ एफ एन का आंसर कितना आएगा, प्लस n। अब यहाँ पर भी मैंने सिर्फ प्लस n लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो n स्क्वायर का रूट है, इसको मैं प्लस माइनस n लिख सकता था, बट क्योंकि हमारा जो n है वो एक नेचुरल नंबर में से आ रहा है, उसका आंसर, और उसकी कोड मीन भी कितनी है, नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पर नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ओनली प्लस नंबर लिखेंगे। तो आपके सामने ही है g ऑफ एफ एन का आंसर कितना आ गया, n। मतलब मैंने n फिल किया और मेरे पास n में ही आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि आपने तो बोला था कि सर g ऑफ f का आंसर x आना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि उसका आंसर x ही आना चाहिए। मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन इन x, क्योंकि x टू x डिफाइन है। अब यहाँ पर n टू n डिफाइन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन इन n, मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल में आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। यहाँ पर हमारा वेरिएबल n था, मतलब मैंने n फिल किया था, तो मेरे पास n में ही आंसर आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन इन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब सिमिलरली जैसे ही हमने g ऑफ f निकाला है, तो हम f ऑफ g भी कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है, देखो g ऑफ f निकालने के लिए मैंने f और g लिखा। अब मुझे f ऑफ g निकालना है, तो मैं g आगे लिखूंगा, y टू n एंड f फ्रॉम n टू y। अब सिमिलरली फिर ये कॉमन है, ये जस्ट आपको याद करने का एक तरीका दिया हुआ है मैंने। तो f ऑफ g कितना आएगा, y टू y। ठीक है, तो f ऑफ g को भी चेक करते हैं। अब देखो f ऑफ g की इनपुट कहाँ से आएगी, y में से। y में कौन सा एलिमेंट है, स्मॉल y। तो इसका क्या मतलब है, f के अंदर g y। ठीक है जी। अब देखो, अब आपको पता है कि एफ एन का आंसर कितना है, n स्क्वायर। f1 का आंसर 1 स्क्वायर,
f2 का आंसर 2 स्क्वायर, मतलब मैं जो भी नंबर फिल कर रहा हूँ उसका स्क्वायर हो रहा है। तो अगर मैं gy फिल करूँगा तो gy का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, gy का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो gy की अपनी वैल्यू कितनी है, आपको याद होगा रूट वाई। अब रूट वाई का स्क्वायर कितना होगा, y, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी मैं रूट वाई को रूट वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि y का स्क्वायर है, तो कितना आंसर आएगा, ओनली y। तो देख लो आपके सामने ही है, f ऑफ gy का आंसर कितना आ गया, y। तो हमारी इन्वर्टेबल फंक्शन की दोनों मतलब जो कंडीशंस थी वो क्लियर होगी। एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। g ऑफ f n का आंसर कितना आया था, n, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन n, और f ऑफ g ऑफ y का आंसर कितना आया, y, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन y। तो मैंने दोनों कंडीशंस यहाँ पर लिख दी, दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो गई। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हमारी कि आइडेंटिटी फंक्शन दोनों तरफ आ जाए, मतलब सेम वैल्यू फिल करें सेम आंसर, तो हम कह सकते हैं देन f इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। मतलब f हमारा क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन, और एंड g इज इक्वल टू f इनवर्स। हम जो g फंक्शन है हमारा, जो हमने खुद सपोज किया था, उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, f इनवर्स। तो उन्होंने ये भी बोला कि f इनवर्स को फाइंड करो, तो वो भी लिख देते हैं। देखो g हमारी मैपिंग थी y टू n, वो डिफाइन कैसे थी, gy इज इक्वल टू रूट वाई। अब उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y, जो उन्होंने बोला था कि आल्सो फाइंड दी f इनवर्स, मतलब अगर f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड करो, तो वो भी मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ अपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और मतलब जो भी है इन्वर्टेबल फंक्शन, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आपको क्वेश्चंस बहुत ईजी लगने वाले हैं। So next example, let f dash from n to r be a function defined as, मतलब यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है f1, इसको 1 भी बोल सकते हो, f डैश भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर ये क्या है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन, r सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। फंक्शन डिफाइन है। अब डिफाइन कैसे है, f4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, देन शो दैट f फ्रॉम n to s वेयर s इज द रेंज ऑफ f इज इन्वर्टेबल, आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी देखोगे तो वो डायरेक्टली इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर ही नहीं है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, n to s वेयर s इज द रेंज ऑफ f। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पर हमें एक f डैश फंक्शन दिया गया जो n to r है, अब यहाँ पर वो n to s से बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा फंडा क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपको ना डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। वैसे तो आपको, अगर आपने क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी मुझे लगता है कि इस पॉइंट को मुझे यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मान लो ये कोई फंक्शन है, मतलब सेट है 1 2 3, और ये कोई सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये x सेट है, ये y सेट है, ये फंक्शन है हमारा। अब मान लो 1 का आंसर 1 है, 2 का आंसर 2 है, 3 का आंसर 3 है। अगर कोई पूछे कि डोमेन कितनी है इसकी, तो आप बोलोगे 1 2 3। अगर कोई पूछे इसकी कोडोमेन कितनी है, क्योंकि हम मोस्टली यहाँ पर कोडोमेन की बात ही कर रहे हैं, तो कोडोमेन है 1 2 3 4 5 6। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है वेयर s इज द रेंज ऑफ f। अब s क्या है, मतलब रेंज क्या है, सॉरी, तो रेंज क्या होती है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। रेंज है इसकी 1 2 3। अब वो कैसे है, देखो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मैंने आपको 11th क्लास में भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया था कि डोमेन का मतलब होता है इनपुट, कि हम अपने क्वेश्चन में या फंक्शन में क्या क्या डाल सकते हैं, मतलब 1 2 3।
तो डोमेन कितनी है 1 2 3। अब रेंज क्या होती है, आउटपुट, मतलब जो हम इनपुट डालेंगे उससे हमें कौन सा आंसर मिल रहा है, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3। तो मेरी रेंज क्या है, मतलब 1 2 3। अब कोड मेन क्या होती है, मतलब जो भी सेट सारा, ये सारे का सारा सेट, तभी इसको आर को कोड मेन बोला गया कि आर सेट ऑफ रियल नंबर है, वो बहुत बड़ा सेट है, वो कोड मेन है। अब उसमें से जो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आंसर आएंगे, मतलब जो भी इस फंक्शन में वैल्यू फिल करके जो भी हमारे आंसर आएंगे वो हमारी क्या होगी, रेंज। जैसे यहाँ पर है ये रेंज, मतलब उस रेंज से एक सेट तैयार किया गया अलग से, ठीक है। अब उस फंक्शन को, उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो बोल रहे हैं कि प्रूव करवाओ कि वो क्या है, इन्वर्टेबल। समझ आया आपको? देखो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये इस सेट को देखो, ये कोड मेन है 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ा सेट। अगर मान के चलो 1 2 3 4 5 6 एक बड़ा सेट है, वो क्या है, हमारी कोड मेन। उसमें चाहे हमारे एलिमेंट किसी के साथ अटैच हों चाहे ना हो, वो हमारी कोड मेन में हैं। बट हमारी रेंज क्या होती है, जो सिर्फ अटैच होते हैं, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, रेंज। और सेम वो इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, सेट ऑफ आर मतलब रियल नंबर बहुत बड़ा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बहुत छोटा है, ये एन है, ये आर है हमारा, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरी इनपुट कहाँ से आएगी, नेचुरल नंबर में से, मतलब 1 मैं फिल कर सकता हूँ यहाँ पर, 1 फिल करके कोई आंसर आएगा, 2 फिल करके कोई आंसर आएगा, 3 फिल करके कोई आंसर आएगा, इस तरह से मेरे पास आंसर आते जाएंगे। बट इस सारे बड़े सेट में से मेरे पास कुछ आंसर इतने आएंगे जो अटैच होंगे, मतलब यहाँ से। तो ये कौन सा सेट है हमारा, एस, जिसको वो बोल रहे हैं वेयर एस इज़ द रेंज ऑफ एफ। मतलब ये इस सेट की, छोटे सेट की बात कर रहे हैं, इस बड़े सेट की बात नहीं कर रहे। आई होप ये पॉइंट पहले आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगा। अगर आपने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा, मैंने एक तो आपको इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन करवाई थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना है एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं इसके जैसे, इसी डेफिनेशन से हमने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ लिखा था और ये वाली कंडीशन प्रूव करवाई थी और हमने प्रूव किया था कि क्वेश्चन हमारा क्या है, इन्वर्टेबल। तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी करेंगे। और आपको ये भी याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर करवाया था कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 ऑन 2 है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली क्या है, इन्वर्टेबल, और उसका हम इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से मैं आपको करवाऊंगा। दोनों मेथड से करवाने का पर्पस जस्ट यही है कि कुछ मतलब कि एक्सप्लेनेशन में उन्होंने 1 1 ऑन 2 से भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, और कुछ एक्सप्लेनेशन में उन्होंने जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी से भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपके लिए दोनों मेथड करवाऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड, मतलब जिस मेथड से हमने डेफिनेशन वाला जो हमारा मेथड था, ये वाला जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी वाला, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसी मेथड से करेंगे। और उससे हमने लास्ट 2 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की थी। और ये मेथड इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 एग्जाम्पल्स में हमने यही वाला मेथड यूज़ किया था। अब आपको पता है लास्ट 2 एग्जाम्पल में हमने कैसे किया था। सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे n2s, तो ये हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन है n2s, ठीक है। अब उसमें क्या है कि फंक्शन डिफाइन कैसे है, fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। मतलब जैसे भी हमारा फंक्शन डिफाइन दिया गया है, हमें लिखा गया है, वैसे ही मैंने उसको लिख दिया। अब वेयर x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से, ठीक है। अब आपको पता है अगर आपने लास्ट एग्जांपल अच्छे से देखी हैं तो आपको याद होगा कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, मैं यहाँ पर y लिख रहा हूँ क्योंकि हम मोस्टली y ही लिखते हैं। आप यहाँ पर लिख दो एंड y बिलोंग्स टू s, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा, देखो यहाँ पर मैंने x इनपुट हमारी फिल की, ये x में रिलेशन है और अल्टीमेटली हमारा आंसर किस में आना चाहिए, y में, और y कहाँ से आ रहा है, s में से, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक उल्टी मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे जो हमने लास्ट सभी एग्जांपल्स में किया था। तो हम यहाँ पर देखो एक उल्टी मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे, g फ्रॉम s टू n। अब g की इनपुट कहाँ से आएगी, s में से, मतलब gy, ठीक है। अब यहाँ पर मैं y में कोई फंक्शन लिखूँगा और अल्टीमेटली उसका आंसर कितना आना चाहिए, x, क्योंकि x हमारी क्या है,
की रेंज या आउटपुट या कोड मेन बोल सकती हो। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ y में कोई रिलेशन और यहाँ पर x। तो सबसे पहले ना हमें इस रिलेशन में से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉरी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो लास्ट हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो ऐसे थे। देखो सबसे पहले 23rd एग्जाम्पल की थी, उसमें ऐसा था y इज़ इक्वल टू 4x + 3। अब अभी हमने एग्जाम्पल की, उसमें कैसा था कि n² इज़ इक्वल टू y। मतलब यहाँ से ना रिलेशन निकालना बहुत इजी था। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी बहुत इजी है, y - 3 इज़ इक्वल टू 4x। तो x कितना आ गया, y - 3/4। अब यहाँ पर तो और भी इजी था, सीधा ही आ गया। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब जब ऐसा कोई भी स्क्वायर नंबर मतलब क्वाड्रेटिक टाइप आता है तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंगल पावर में है तो नंबर इधर शिफ्ट किए और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप बुक में देखोगे तो सीधा उन्होंने आंसर लिखा हुआ है, बट उसके की पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दी। तो पहले मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब उसके भी दो मेथड हैं, बट मैं यहाँ पर उसका एक ही मेथड डिस्कस करूँगा जो आपको ईजी भी लगेगा। तो वो आपने और 10th में पढ़ा भी होगा, आपको याद होगा, मेथड टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले मैं उसके रूल्स लिख देता हूँ, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, रूल्स फॉर परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके लिखें, ये आपको मतलब कि एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। एंड फोर्थ स्टेप मेरा क्या होगा, आंसर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दी आंसर। अभी ये रूल आपको मतलब कि सुनने में थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, बट जब ये आप करोगे तो ये बहुत ईजी हैं। देखने में सुनने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, बट जब आप इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ईजी हैं। ठीक है, और ये जो सारे स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिखे हैं, और यहाँ पर मैं जो स्टेप करने वाला हूँ इसको भी आप एग्ज़ाम में स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आप उसका सीधा रफ में आंसर मतलब चेक करके देख सकते हो और यहाँ पर सीधा आंसर लिख सकते हो, बट मैं आपके लिए एक बार यहाँ पर आपको करवाऊँगा। अब देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक है, 4x² + 12x + 15 इज इक्वल टू y। तो मैं बेसिकली इस जो मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, जिसके लिए मैंने रूल लिखा है। तो पहला रूल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। यहाँ पर कितना है 4, तो पहले तो आप 4 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना आएगा x², यहाँ पर कितना रह जाएगा 3x, 4 3 12। अब 15/4 इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 के टेबल पर 15 नहीं आता। ठीक है, थोड़ा स्लो करवाऊंगा, हो थोड़ा लेंथी हो जाए, बट ये आपके लिए ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। अब आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3। देखो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब कि x के आगे कौन सा नंबर है, 3। अब उसका क्या करना है हमें, हाफ, मतलब मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 3/2। अब उसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया 9/4। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, x² का कोफिशिएंट हाफ मतलब 1 बनाया, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया। अब जो भी अंदर आंसर आ गया, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, 3 था कोफिशिएंट ऑफ x, उसका हाफ किया 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4। अब उसको क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द आंसर। अब उसको इस इक्वेशन में हमें प्लस और माइनस करना है। देखो कैसे, 4x² + 3x + 15/4। अब इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, +9/4 - 9/4। तो ये मैंने प्लस और माइनस किया है, इज इक्वल टू y। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जस्ट आपको देखो 4 को ऐसे लिख लिया। अब ये वाली जो टर्म है ना, आपने हमेशा देखो, मैं आपको इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ कि ऐसे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपने यही मेथड अप्लाई करना है, और इस मेथड को आप अच्छे से सीख लो। आपने हमेशा क्या करना है, x²
एक्स और जिसको आपने प्लस किया उसको आपने हमेशा सेपरेट कर लेना है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और जिसको आपने ऐड किया ओनली ऐड। ठीक है, बाकी क्या रह गया 15/4 और -9/4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू y। अब देखो ये हमारा ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4। अब आपने याद रखना है, इसके बाद इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो। कैसे, इसको मैं कैसे लिखूँगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के देख लो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 3/2 का स्क्वायर 2ab, x स्क्वायर प्लस 9/4 2 से 2 कैंसिल प्लस 3x। तो देख लो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो लिखना कैसे है वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सारी टर्म्स प्लस में हैं तो आपने हमेशा यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने x लिखना है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है x। सारी टर्म प्लस में हैं तो प्लस। अब आपने ये देखना है कि 9/4 किसका स्क्वायर है, 3/2 का होल स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पर 3/2 डाल देना है और बिना सोचे समझे ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब 15/4 माइनस 9/4 कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 6/4। तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब जस्ट हमें देखो ये हमने सारा इतना प्रोसीजर क्यों किया, ताकि हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल पाएँ। अब देखो हमारा लास्ट स्टेप रह गया। अब 4 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा कुछ 4 से कट हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा इज इक्वल टू y। अब इसको भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसको ऐसा करो, एलसीएम ले लो आप, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब नीचे भी 2 का स्क्वायर। थोड़े से स्टेप इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो देख लो ये भी आपस में कट हो गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो अब आपने क्या करना है, अब आपने x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। देखो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6। तो पहले तो आप इस अंडर रूट को ही ख़त्म करो। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू रूट y माइनस 6। अब आपके मन में फिर डाउट आ सकता है कि सर इसका आंसर प्लस माइनस क्यों नहीं आया, तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6 था, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 6 क्यों नहीं आया। प्लस ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो x कहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर में से, वो क्या एक पॉजिटिव नंबर, और 2x प्लस 3 भी क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इसमें चाहे 1 फिल कर लो, 2 1s are 2, 2 3s are मतलब 2 और 3 कितना बन गया 5। तो 5 मतलब ऐसा जो भी नंबर आप नेचुरल नंबर यहाँ फिल करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो इस क्वांटिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस आंसर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा करो 3 को आप उधर ले जाओ तो -3। अब अल्टीमेटली आप 2 को भी उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये आपके सामने है जो आपकी बुक में देखो, जो मैंने यहाँ तक अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, बुक वालों ने वो सारा मेथड छोड़ दिया। डायरेक्टली आपको बताया गया कि x इज इक्वल टू y माइनस 6 माइनस रूट माइनस 3/2। तो यहाँ पर भी एक लाइन लिखी गई है एज y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इस लाइन को भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर ये क्यों लिखा गया। अब देखो आपको पता होगा मैथ्स में ना सिर्फ 2 ही चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं। एक मतलब जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है, समथिंग अपॉन ज़ीरो, मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। अब सिमिलरली रूट के अंदर नेगेटिव, वैसे तो बेसिकली ये होता है इवन रूट। इवन रूट का मतलब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पता है रूट की वैल्यू 1/2 होती है। नेगेटिव की पावर 1/4, नेगेटिव की पावर 1/6, मतलब 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, ये सभी क्या होते हैं इवन रूट। इन सभी के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये सभी क्या होते हैं, मतलब ये सभी क्या होते हैं नॉट डिफाइंड।
तो देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने ध्यान रखनी है। हमने एक x की वैल्यू लिख तो ली इन टर्म्स ऑफ y, बट वो वैल्यू मतलब डिफाइन भी होनी चाहिए। अब देखो इस वाले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्यों लिखा गया है। अब देखो आपको पता है y कहाँ से आ रहा है, s में से, मतलब हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन है n टू s। s का क्या मतलब है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, सेट ऑफ रियल नंबर सारा नहीं है, मतलब जो भी नेचुरल नंबर फिल करके हमारा आंसर आएगा, जो सभी नंबर अटैच होंगे उसमें से y हमारा आ रहा है। अब y की वैल्यू कितनी सपोज की मतलब कितनी थी हमारे पास, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 4x² + 12x + 15। अब x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, 1 2 3 सो on। अगर मैं सबसे छोटा नंबर यहाँ पर फिल करूँ 4 × 1 का स्क्वायर, सबसे छोटा नंबर, तो कितना आंसर आएगा, 4 + 12 + 15, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 31। तो यानी कि y की सबसे पहली वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू ही कितनी आएगी, 31। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाली एक्सप्लेनेशन भी गलत है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिखा गया आपकी बुक में। यहाँ पर ये होना चाहिए y ग्रेटर देन 6, नॉट इक्वल टू 6। तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा कट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट किया है कि y ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, क्योंकि y की सबसे छोटी वैल्यू ही 31 आएगी। यहाँ पर 2 फिल करोगे तो और बड़ा नंबर आएगा, 3 फिल करोगे तो और बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि x कहाँ से आ रहा है, हमारा नेचुरल नंबर में से, तो सबसे छोटी वैल्यू 31 ही आएगी। तो अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वल टू 6 नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू y की कौन सी है, 31। तो इसलिए 31 अगर हम यहाँ पर फिल करेंगे तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ये जो रूट है हमारा ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको ये क्लियर होंगी तो आपको क्वेश्चन को करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर हमारा x डिफाइन हो गया, और ये भी हमने चेक कर लिया कि ये पूरी तरह से डिफाइन है, मतलब सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। तो अब यहाँ पर हम मैपिंग लिखेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था GS to n, क्योंकि हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली और ये भी चेक कर लिया कि वो डिफाइन है। अब आपको याद होगा यहाँ पर इसकी इनपुट कितनी है, y। अब यहाँ पर हम y में रिलेशन लिखेंगे, y - 6 √ -3/2, और अल्टीमेटली इसका आंसर किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब x में, जो मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा था। ठीक है, तो आपके सामने ही है, देख लो मैंने ये मैपिंग लिख ली, एक रिवर्स मैपिंग लिख ली, पहले डिफाइन किया, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखो ये अच्छे से एक्सप्लेन क्यों किया है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना क्वाड्रेटिक का, तो उसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी मेथड से। और जब आपने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया तो मैंने मैपिंग में फिल करके चेक करा। अब हमें g ऑफ f और f ऑफ g को चेक करना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो मैपिंग है ये f इनवर्स है और इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मुझे g ऑफ f लिखना है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए, f फ्रॉम n to s, ये हमारी मैपिंग थी n to s, एंड g आपके सामने है जो हमने खुद से लिखी है s to n। और आपको पता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि s और s कॉमन, जैसे b और b कॉमन, तो g ऑफ f कैसे आएगा, g ऑफ f फ्रॉम a to c, मतलब n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर फिल करेंगे तो इसका आंसर हमारा नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए। ठीक है, तो g ऑफ f, अब आपको पता है g ऑफ f की इनपुट कितनी है, नेचुरल नंबर में से, और नेचुरल नंबर में से कौन सा एलिमेंट है हमारा, x, आपको पता है, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में किया था। अब इसका क्या मतलब है, g के अंदर fx। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को मैंने आपको काफ़ी बार अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब सबसे पहले हम g ऑफ fx को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब आपको पता है gy की वैल्यू कितनी है, y - 6 √ -3/2। अगर मैं यहाँ पर, चलो 31 ही फिल करते हैं एक बार, 31 - 6 -3/2। तो अगर मैं g के अंदर यहाँ पर fx फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा, fx - 6 √ -3/2। तो बेसिकली इसको दिखाने का पर्पस जस्ट यही है कि हमें जस्ट नंबर को रिप्लेस करना है। पहले मैंने 31 फिल किया, अब यहाँ पर मैंने fx फिल किया, तो कितना आंसर आएगा, fx - 6 √ -3/2।
2। अब आपको पता है कि एफ एक्स की अपनी वैल्यू कितनी थी, 4x² प्लस 12x प्लस 15। बट आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर मत फिल करना, क्योंकि इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी और इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू फिल करेंगे। अब आपको पता है कि 4x² प्लस 12x प्लस 15 को हमने सॉल्व किया था। ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो मैंने इक्वेशन सॉल्व की है, ये सभी वही इक्वेशन है, 4x² प्लस 12x प्लस 15। देखो हमारे पास ये आंसर था हमारा अल्टीमेटली 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू है, एफ एक्स की। अब यहाँ पर आप साथ में -6 भी लिख लो, -3/2। इसको मैं एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब देखो 4x² प्लस 12x प्लस 15, एक्चुअल में एफ एक्स की वैल्यू ये थी, बट मैंने आपको कौन सी वैल्यू फिल करवाई है, मैंने आपको ये वाली जो हमने सॉल्व की थी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। आप चाहो तो इससे मैच भी कर सकती हो, कि आपको याद होगा हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसका स्क्वायर कितना होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 6। तो कितना बन गया, 4x² प्लस 9, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x प्लस 6। तो अल्टीमेटली देख लो 4x² प्लस 12x, 9 और 6 15, मतलब मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो ये जस्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसको इतनी एफर्ट्स लगा के परफेक्ट स्क्वायर बनाया और इसको सॉल्व करना हमारे लिए यहाँ पर बहुत ईजी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू फिल करवाई है। अब आपके सामने है देखो, +6 और -6 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपके पास क्या रह गया, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट -3/2। अब आपको पता है ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, तो इससे एक पावर हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 2x प्लस 3। क्योंकि आपको याद होगा कि हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपको पता होगा, जैसे 4 × 4 अगर मैं लिखूं तो इसका क्या मतलब बन गया, 4² और 4² अंडर रूट कितना आएगा आंसर, 4। तो सेम वैसे यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है, तो यहाँ पर कितना रह गया, 2x प्लस 3। तो इसको भी आप कट कर दो, आपके सामने है +3 -3। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना रह गया, 2x/2। और अल्टीमेटली इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देख लो आपके सामने ही है, g ऑफ एफ एक्स का आंसर कितना आ गया, x। मतलब मैंने x फिल किया और मेरे पास x में ही आंसर आ गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि आइडेंटिटी फंक्शन इन x। अब सिमिलरली जैसे हमने g ऑफ f चेक किया है, उसी तरह हम f ऑफ g भी चेक करेंगे। और आपको पता है देखो, g ऑफ f लिखने के लिए मैंने f आगे लिखा, g पीछे। तो अब f ऑफ g लिखने के लिए मैं g पहले लिखूंगा, वो पता है आपको s2n है, एंड f को मैं क्या लिखूंगा, n2s। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए n कॉमन, तो हमारा f ऑफ g क्या आएगा, f ऑफ g कितना आएगा, फ्रॉम s to s। ठीक है जी। अब देखो f ऑफ g को भी सॉल्व करते हैं। अब f ऑफ g की इनपुट कितनी है हमारी, s, और s में से हमने कौन सा एलिमेंट लिया था, y। अब इसका क्या मतलब है कि f के अंदर g y। अब देखो आपको पता है कि कंपोजिशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर f के अंदर gy है, तो पहले मैं f को सॉल्व करूँगा। और आपको पता है कि fx की वैल्यू कितनी थी, 4x² प्लस 12x प्लस 15, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। बट इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के इसी फॉर्म में लिखा था, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो इसी अकॉर्डिंग हम आंसर फिल करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँ तो 2 × 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। और अगर मैं यहाँ पर gy फिल करूँ तो 2 × gy प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैंने 1 से रिप्लेस किया x को, फिर मैंने gy से। तो सेम यहाँ पर करते हैं, तो कितना आंसर आएगा, 2 × gy, क्योंकि यहाँ पर gy है, ठीक है, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब आपको पता है कि अगला स्टेप क्या होगा हमारा, कि gy की अपनी वैल्यू कितनी है। gy की अपनी वैल्यू थी √y - 6 -3/2। अब ये gy की अपनी वैल्यू है, ये बाकी सारी स्टेटमेंट मैंने वैसे ही लिख दी, प्लस 6। देखो gy की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये gy है
और ये भी जी वाई की वैल्यू मैंने फिल की है, √y - 6 - 3/2। अब आपके सामने देखो ये 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना रह गया, √y - 6 - 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब आप -3 और +3 भी कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास कितना रह गया, y - 6 का अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 6। और आपको पता है अभी मैंने आपको समझाया था ये अंडर रूट है, अगर अंडर रूट का हम स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास y - 6 + 6 और ये भी अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो गया। तो आपके सामने है f(g(y) का आंसर किस में आया, y में। तो देख लो दोनों आंसर आपके सामने हैं, दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, g(f) में मैंने x फिल किया तो मेरे पास x ही आंसर आया, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन, मतलब नेचुरल नंबर बोल लो इसको आप, क्योंकि नेचुरल नंबर में से हमारा आंसर आया था, क्योंकि x हमारा नेचुरल नंबर में से था, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है। सिमिलरली f(g), इसमें मैंने y फिल किया तो मेरे पास y में ही आंसर आया, और इसको आप बोल सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन इन s, क्योंकि हमने यहाँ पर s to n फंक्शन डिफाइन किया था और एक था n to s। तो मेरे पास दोनों में मतलब सेम वैल्यू फिल की, सेम वैल्यू में ही हमारा पास आंसर आ गया, तो हमारी इन्वर्टेबल फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर f इज़ एन इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब f जो है हमारा वो इन्वर्टेबल फंक्शन है। अगर f हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन है तो विच इम्प्लाइज, जो हमने मैपिंग सपोज की थी g, उसको मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स। अब उन्होंने ये भी बोला था कि आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ f, अब उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देख लो, आपको पता होगा कि ये हमारी मैपिंग थी, अब हमने g को बोल सकते हैं कि f इनवर्स, तो आप लिख दो f इनवर्स y इज इक्वल टू y - 6 अंडर रूट -3/2। तो ये हमारा क्या है, f इनवर्स। तो देख लो आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट मेथड से अपने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले इसमें मैंने आपको n to s वाली बात एक्सप्लेन की, जो s के बारे में लिखा गया कि वो रेंज ऑफ f है, तो पहले मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया, और फिर मैंने एक मैपिंग सोची g, उल्टी मैपिंग सोची s to n, उसको मैंने डिफाइन करना आपको सिखाया कि अगर क्वाड्रेटिक हो तो इस तरह की इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर के मेथड की हेल्प से आपको मतलब कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी सिखाई। अब उसके बाद मैंने g ऑफ f और f ऑफ g चेक किया, दोनों ने कंडीशन सेटिस्फाई की, तो मैं बोल सकता था कि g हमारा क्या है, f इनवर्स। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो बाइजेक्टिव है, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसको हम इन्वर्टेबल बोल सकते हैं। अब इसमें इस मैपिंग को वो बोल रहे हैं, इस फंक्शन को वो बोल रहे हैं कि इन्वर्टेबल प्रूव करवाओ। तो अल्टीमेटली अगर इस क्वेश्चन को, इस मैपिंग को, इस फंक्शन को अगर मैं 1/1 मतलब बाइजेक्टिव प्रूव करवा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, इन्वर्टेबल। तो इसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो, अब ये हमारी मैपिंग है, ये हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम 1/1 के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो फॉर 1/1, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लो फॉर 1/1। अगर आपने 1/1 को अच्छे से समझा है तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम दो एलिमेंट सपोज करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं, हम सपोज कर लेंगे कि लेट fx1 इक्वल टू fx2, मतलब इमेजेस क्या हैं, इक्वल। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो हम इमेजेस सपोज मान लेते हैं कि, सपोज कर लेते हैं कि वो सेम है। अगर इमेजेस सेम है तो दो ऑप्शन आ सकते हैं कि एलिमेंट सेम नहीं आएंगे, एलिमेंट सेम आएंगे। अगर एलिमेंट सेम नहीं आए तो दोनों की सेम इमेज, x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2, दोनों क्या इक्वल। तो दोनों की अगर सेम इमेज आ गई तो इट इज़ नॉट 1/1, क्योंकि 1/1 क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज। तो अगर एलिमेंट्स इक्वल आ गए, इमेजेस भी इक्वल थे, एलिमेंट्स भी इक्वल थे, और ये आर्बिटरी कोई भी हो सकते थे, तो हम बोल सकते हैं कि सबकी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट इमेज होगी, तो इट इज़ 1/1। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर है। अगर आपको इस प्रोसीजर में कोई भी प्रॉब्लम है तो
इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी 1 1 ऑन 2 फंक्शन, उसका सभी बेसिक मैंने क्लियर करवाया था। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखो fx1 इक्वल टू fx2। अब आपको पता है कि fx1 का आंसर कितना आएगा, 4x1 स्क्वायर 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आएगा 4x2 स्क्वायर 12x2 प्लस 15। अब देखो 15 से 15 हम कट कर सकते हैं, बाकी कोई नंबर कट नहीं हो रहे, तो आप ऐसा करो 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1, इसको भी आप इधर ले आओ 4x2 का स्क्वायर माइनस 12x2 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज। अब देखो इन दोनों टर्म्स को आप इकट्ठे कर लो, इसमें से आप 4 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब सिमिलरली 12 कॉमन ले लो, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आपको याद होगा यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ये क्या है, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी a प्लस बी प्लस 12 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर मेंशन करना है, मेंशन भी कर सकते हो कि मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है। अब देख लो आपके सामने है, मैं x1 माइनस x2 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर कितना आएगा 4 इंटू x1 प्लस x2। अब ये कॉमन आ गया तो कितना रह गया 12। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, x1 माइनस x2 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर आपको 1 1 का सारा प्रोसीजर पता है तो आपको पता है कि अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर ये वाला आंसर चाहिए कि x1 इक्वल टू x2, अगर ये फंक्शन जो है वो 1 1 है तो। बट यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी अटपटी सी आ रही है, बट अगर आप इसको बुक में देखोगे या कहीं पर भी और चेक करोगे तो वो सीधा इसके बाद लिखते हैं कि x1 इक्वल टू x2। अब उसका रीज़न जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रफ में। अब देखो पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, मतलब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में, ये एक नंबर है ये एक नंबर है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है 0, जैसे मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा कि इसका मैथ्स में मतलब क्या होता है कि ईदर x 0 होगा और y और बोथ। देखो अगर ये 0 होगा 0 इंटू समथिंग 0, अगर y 0 होगा 0 इंटू एक्स 0, और अगर दोनों 0 है 0 इंटू 0 कितना होगा 0। तो मतलब ये 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अब सेम यहाँ पर है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सेम यहाँ पर है, या तो ये वाली टर्म 0 होगी और ये वाली 0 होगी, या दोनों। ठीक है। अब इसमें से ये वाली जो स्टेटमेंट है 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12, ये कभी भी 0 नहीं बन सकती। अब उसका रीज़न सुन लो। देखो x1 और x2 कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में से। देखो x1 एंड x2 कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में से। और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव नंबर्स। और अगर मैं यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 1 फिल करूँ और x2 को 2 फिल करूँ तो भी इसका आंसर कभी भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर फिल करके कभी भी ये वाली स्टेटमेंट को 0 नहीं कर सकता। अगर तो यहाँ पर मैं नेगेटिव नंबर फिल कर सकता तो मैं इसको किसी तरह 0 कर लेता, बट यहाँ पर मुझे x1 और x2 नेचुरल नंबर में से लिए हैं और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव नंबर यहाँ पर मैं फिल करके इस स्टेटमेंट को 0 कभी नहीं कर सकता। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप यहाँ पर लिखोगे बट 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 कांट बी 0 बिकॉज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि ये 0 कभी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में से, और पॉजिटिव नंबर फिल करके इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैं कभी भी 0 नहीं कर सकता, क्योंकि सभी नंबर्स क्या हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं बन सकता। तो विच एम्प्लाइज, अगर ये 0 नहीं है तो 0 कौन होगा, श्योरली यही 0 होगा।
ये तो पक्का है, क्योंकि इन दोनों में से एक चीज़ तो ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है 0। ये 0 नहीं है तो ये पक्का 0 है, और अगर ये 0 है तो मैं लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू x2, जो हमें अल्टीमेटली हमारा आंसर चाहिए था कि अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम आने चाहिए, देयरफॉर f इज़ 1 1। तो मतलब हमारा जो ये मैपिंग है, फंक्शन जो है हमारा, ये 1 1 तो बन गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम ऑन टू को चेक करेंगे। अब नेक्स्ट हम ऑन टू चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑन टू की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा कि उसकी राइट हैंड साइड है, मतलब एस में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी एन के साथ अटैच होना चाहिए। तो ये होती है ऑन टू की डेफिनेशन। और अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको ऑन टू हमेशा इसी तरह से करवाया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वेर वाई कहाँ से आ रहा है, एस से, और एक्स तो आपको पता ही है कि वो नेचुरल नंबर में से है। तो इसको आप लिख लो 4x² प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू वाई। और आपको ये भी याद होगा कि इसके बाद मैं आपको हमेशा यही बोलता होता हूँ कि आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, ठीक है। तो फिर वही प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकल रही थी, तो उसको मैंने मेथड ऑफ फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से, मतलब कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली थी। तो मैं चाहूँ तो वो सारा प्रोसीजर यहाँ पर दोबारा से लिख सकता हूँ और आपको ये बता सकता हूँ कि अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी आएगी, y - 6 का अंडर रूट -3/2, जो हमने मेथड टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से किया था। तो मेरे लिए बहुत इजी है, बट मैं वो यहाँ पर ये नहीं कर रहा, मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं होता कि मेरे लिए वो आसान हो, मेरे को ये होता है कि वो आपके लिए आसान हो, कि आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से क्वाड्रेटिक आए और इज इक्वल टू वाई हो, तो उसको एक तो हमने ये सीखा कि मेथड टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से कि हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकालेंगे। अब आपको मैं एक नया मेथड भी दे रहा हूँ। अब देखो आपने क्या करना है, 4x² प्लस 12x प्लस 15 y को आप इधर ले आओ, इसको आप इकट्ठे रख लो, मतलब y को हम इसमें कांस्टेंट सपोज करेंगे, और इस सारी इक्वेशन को हम जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी आएगी 4, क्योंकि x² का क्या है 4, b की वैल्यू कितनी आएगी 12, और c की वैल्यू कितनी आएगी 15 माइनस y। तो इस मेथड से हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें भी आपको याद होगा कि सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखते हैं b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 15 माइनस y। अब ये वाला मेथड भी आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 4 4 16 इंटू 15 माइनस y, तो 144। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 240, माइनस 16 को माइनस y से करोगे तो प्लस 16y। तो बेसिकली ये जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, ये आपके लिए बहुत इजी है। अब 144 में से 240 माइनस करेंगे तो आएगा -96 प्लस 16y, ठीक है। अब अल्टीमेटली d की वैल्यू कितनी आ गई 16y माइनस 96। अब इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो अब 16 कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा y माइनस 6। तो अल्टीमेटली हमारे पास d की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है जी। अब आपको पता है कि x की वैल्यू हम किस तरह से लिखते थे, हमारे पास फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -b माइनस 12 प्लस माइनस 16y माइनस 6 अंडर रूट बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है 4। तो इसको सॉल्व करते हैं -12 प्लस माइनस, अब 16 का रूट कितना होता है 4, उसको आप बाहर लिख सकते हो, अंदर कितना रह गया y माइनस 6, अब नीचे कितना है 8। अब ऊपर से ना आप फिर से 4 को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर कितना आ गया -3 प्लस माइनस y माइनस 6 बाय
8। ठीक है, अब इसको आप ना यहाँ पर कट कर लो, कट करोगे तो कितना आएगा 4 2 8। तो अल्टीमेटली देखो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अगर इसको मैं सही तरीके से लिखूँ -3 प्लस y -6/2 और दूसरी वैल्यू कौन सी है -3 माइनस y -6/2, क्योंकि हम हमेशा क्वाड्रेटिक को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखो तो जो हमने लास्ट मेथड में मतलब कि x की वैल्यू निकाली थी वो कुछ ऐसी थी। तो इसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, √y -6 को आप आगे लिख लो -3/2, सेम वे से इसको लिख लो -√y -6 -3/2। अब आपके सामने ही है, यहाँ पर हमारे पास एक आंसर था, अब यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कोई ना कोई वैल्यू तो रिजेक्ट होगी, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब आपने एग्ज़ाम में कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देने की क्यों रिजेक्ट किया, बट मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब आपको याद होगा कि जो मैंने आपको उसमें समझाया भी था कि y > 6 जो NCERT में लिखा है वो नहीं लिख सकते। y की सबसे छोटी वैल्यू देखो, y की वैल्यू ये थी 4x² + 12x + 15 और x कहाँ से आ रहा था नेचुरल नंबर में से, तो 1² + 12 × 1 + 15 मतलब 31। तो y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 31। तो अब दोनों में ना 31 फिल करो, 31 - 6 -3/2, 31 - 6 -3/2, ये दोनों x की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, x = 31 - 6 कितना होगा 25, यहाँ पर भी कितना आएगा 25। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा √5 और सॉरी 5 ओनली, क्योंकि 25 का रूट कितना होगा 5 -3/2। अब यहाँ पर कितना आएगा -5 -3/2। तो x कितना आ गया 2/2, यहाँ पर कितना आ गया -8/2, यहाँ पर 1, यहाँ पर -4। अब क्लियरली देखो x = 1 आ गया, क्योंकि x = 1 फिल करके 31 आया था। तो 31 अगर मैंने y को फिल किया तो x कितना आ गया 1। अब यहाँ पर 31 मैंने फिल किया तो कितना आंसर आया -4, और -4 कहीं से भी नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैं मतलब यहाँ पर वैल्यू फिल करता जाऊँगा, दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। और x कौन है हमारा पॉजिटिव नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये वाली जो वैल्यू है वो रिजेक्ट है। तो हमारी x की कौन सी वैल्यू है y -6 -3/2। अब ऐसा करते हैं, इसके आगे मैं इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये हमारी x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, और ऑनटू की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम ऑनटू में हमेशा क्या करते हैं कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं और फिर हम y को अटैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या सभी y x के साथ अटैच हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। अब आपको बताया कि y की वैल्यू कितनी है 4x² + 12x + 15, और y कहाँ से आ रहा है s में से, मतलब रेंज ऑफ f, मतलब जो हमारे फंक्शन की रेंज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 31 फिल करूँ तो वो 1 के साथ अटैच हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 55 फिल करूँ वो 2 के साथ अटैच हो जाएगा। अगर मैं 87 फिल करूँ वो 3 के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब मैं जो भी y की वैल्यू फिल करूँगा वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के साथ, मतलब x के साथ अटैच हो रहा है। अब यहाँ पर एक आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर आपने 31 के बाद 32 वैल्यू क्यों नहीं फिल की। अब देखो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखो आपको पता है कि y कहाँ से आ रहा है s में से, और s क्या थी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मतलब मैंने आपको रेंज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मान लो ये 1 2 3 है। अब ये मान लो हमारे सारे रियल नंबर हैं 32 33 34 सो ऑन अप टू 55। ठीक है, अब ये हमारी क्या है कोडोमेन है, मतलब ये R सेट है हमारा मान लो, और ये N है। ठीक है, अब आपको पता है कि y कहाँ से आ रहा है s में से, मतलब रेंज ऑफ r, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका फंक्शन की रेंज कौन कौन सी होगी, 131 से ही अटैच होगा, 255 से ही अटैच होगा, सिमिलरली 3 जो है वो 87 से ही अटैच होगा। मतलब बीच वाले नंबर सारे हमारे सेट में है ही नहीं है, क्योंकि हमारा y कहाँ से आ रहा है s में से आ रहा है, और s क्या है रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज का मतलब क्या होता है जो पहले से ही अटैच होते हैं,
वही एलिमेंट हमारे रेंज में आते हैं जो अटैच होते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो मतलब y कहाँ से आ रहा है? रेंज में से। तो मतलब हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि y में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किसी ना किसी x के साथ अटैच हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to S there is x belongs to natural number such that fx is equal to y। तो हम बोल सकते हैं therefore f is onto। ठीक है, अब देखो मैं ऑन टू एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ऑन टू का क्या मतलब होता है कि y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी x के साथ अटैच होना चाहिए। अब देखो वैसे तो देखो अगर इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये रूट है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो ये नॉट डिफाइंड होता। बट आपको पता है कि y की आपकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 31, और वो फिल करके हमारे पास 1 आ रहा है। तो 55 फिल करके 2 आ रहा है, 87 फिल करके 3 आ रहा है। मैंने कुछ कैलकुलेशन की थी पहले ही, ठीक है। तो मतलब y कहाँ से आ रहा है? हमारा रेंज ऑफ मतलब s में से आ रहा है। रेंज मतलब वो पहले ही अटैच है सभी x के साथ, तो वही एलिमेंट सब हम लेंगे मतलब y में, और अगर वही एलिमेंट लेंगे तो वो सभी x के साथ अटैच ही हैं। तो देयरफॉर y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, और अगर y में कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो वो फंक्शन हमारा क्या हो गया? ऑन टू। अब क्लियरली f इज़ 1 1 एंड ऑन टू, और अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू है देयरफॉर f इज़ बाइजेक्टिव। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है विच इम्प्लाइज f इज़ एन इनवर्टेबल फंक्शन। हमारा f क्या है? इन्वर्टेबल फंक्शन। तो ये हमने प्रूव कर दिया। और अगर बाय चांस आपको वो एग्ज़ाम में पूछें कि इसका इन्वर्स ढूंढ के दो, तो आप इन्वर्स कैसे लिखोगे? f इन्वर्स y इज इक्वल टू y माइनस 6 माइनस 3/2। तो जो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ y निकाली थी, तो उसी को आपने लिख देना है, और वो क्या है? हमारा f इन्वर्स। ठीक है, तो देख लो आपके सामने यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों ही मेथड से सॉल्व करवाया। पहले डेफिनेशन वाले मेथड से, मतलब g ऑफ f और f ऑफ g वाले से। अब इसमें मैंने क्या किया है? 1 1 ऑन टू वाले मेथड से आपको सॉल्व करवाया। अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसको हम बोल सकते हैं वो बाइजेक्टिव है, मतलब वो इन्वर्टेबल है। और उसका इन्वर्स कैसे होगा? जो हमने ऑन टू के लिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली है, तो वो हमारा क्या है? f इन्वर्स y। तो इस तरह से हम इन्वर्स 1 1 ऑन टू की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इससे आपकी डबल प्रैक्टिस होगी, इससे आपको ये भी प्रैक्टिस होगी कि किसी फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। मतलब ये हमने रिकॉल कर लिया, और उससे हमने एक रिजल्ट भी बना लिया कि उस फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? इन्वर्टेबल फंक्शन।